भारतीय एजेंसियों को संपर्क नहीं करना शक को पुख्ता नहीं करता है? और कैप्टन श्याम, अगर हम इस लिहाज से देखें जिस बात पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं प्रवीण दीक्षित जी। मैं फिर से दर्शकों को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा। समुद्र की सीमा जो है हमारे बेस लाइन से 400 किलोमीटर दूर तक चारों तरफ फैली हुई है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर पूरे भारत में लगातार हवाई जहाज उड़ा के पेट्रोलिंग की जाए और हर जगह को चप्पा चप्पा नापा जाए सुबह से शाम तक, तो क्या एक सही इफेक्टिव पेट्रोलिंग इसको माना जाएगा? शायद नहीं। तो हम पेट्रोलिंग वहां करते हैं समुद्री जगहों पे जहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, और ये सबसे पहले जरूरी है सर्च एट सी। सर्च एट सी का मतलब होता है कि उस जगह पे जाके सर्च करना जहां पर कुछ लाइक्लीहुड हो। तो जब लाइक्लीहुड ही नहीं है तो सर्च आप कैसे करेंगे? तो ये इनफेक्टिव पेट्रोलिंग मारी जाएगी। और जहां तक डीजीपी साहब कह रहे थे कि इनफेक्टिव होता है पेट्रोलिंग ऐसे में, तो ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो लिमिटेड हैं और उनको हम उसी जगह यूज करते हैं जहां हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है, उस हिसाब से ही उसको किया जाता है। तो अगर ये कहीं पे ड्रिफ्ट हो रहा था, इसमें कोई रेडियो एड नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसको हम पैसिव सर्च कहेंगे, एक्टिव सर्च नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लेकिन यही सवाल है। नहीं, आप शायद कैप्टन श्याम आप शायद मेरे सवाल को नहीं समझ पाए। हम नेवी के कैपेबिलिटी पे और नेवी के स्ट्रेंथ पर हम सवाल नहीं कर रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि उसमें रेडियो इक्विपमेंट्स नहीं है, उसमें बाकी के दस्तावेज नहीं मिले हैं, सिर्फ हथियार मिले हैं, उसमें जो चालक दल है वो भी नहीं मिला है। सवाल यह है कि अगर उन्होंने कोरियन नेवी को कॉन्टैक्ट किया, उनसे हेल्प मांगी, तो इंडियन नेवी को भी कॉन्टैक्ट करके, इंडियन एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करके हेल्प मांग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या यह शक को और मजबूत नहीं करता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस लोकेशन में जब होगा और उसके नजदीक, देखिए हर वॉरशिप का ये रोल है, पूरे विश्व में ये वॉरशिप को ये मैंडेटरी रोल दिया गया है कि वो मर्चेंट शिप की रक्षा करे। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑलरेडी नेटेड हैं और मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनी हुई है पूरे विश्व में। बॉम्बे में भी एक मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जहां से हम मर्चेंट शिप पे पूरी तरह से नजर रखते हैं, और पूरे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट, कोस्ट गार्ड के एलिमेंट्स के साथ मिलकर पूरे शाम तक हर दिन एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बनाया जाता है। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने रेडियो एड ऑफ कर दिया, इक्विपमेंट हटा दिए और अपनी डॉक्यूमेंट्स भी हटा दी है, तो ये फिर एक एंगल दूसरा बन जाता है। मैंने एक्टिव सर्च की बात की। अगर वो मांगते मदद, तो नेवी एयरक्राफ्ट और कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट या किसी न किसी को फ्रीक्वेंसी पे पता लग जाता और उस एरिया में सर्च शुरू की जाती, पर यह ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने इसको छोड़ दिया है। और जो रिक्वायर्ड रेडियो एड है और डॉक्यूमेंट्स है, शायद आप जैसा कह रहे हैं, उसको हटा लिया गया है। ऐसे परिस्थिति में पैसिव सर्च करना बिना इंटेलिजेंस के एक बहुत ही कठिन काम है, और विश्व की सबसे बड़ी नेवी भी और कोस्ट गार्ड भी यह शायद नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये शक को और गहरा देता है। कैप्टन श्याम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें अभी AK-47 वाली संदिग्ध नाव जिसने देश की चिंता बढ़ा रखी है, उसके बारे में एक अहम जानकारी सामने आ रही है। यह जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने दी है। रायगढ़ में मिली बोट का नाम लेडी हन है। बोट की मालकिन ऑस्ट्रेलियन नागरिक है। हाना लार्थोगन और पति जेम्स हॉबर्ट बोट से यात्रा कर रहे थे। हाना और हॉबर्ट बोट के जरिए मस्कट से यूरोप जा रहे थे। इस साल 26 जून को समंदर में बोट का इंजन फेल हो गया था। कोरियन वॉरशिप ने बोट के मालिक हाना और हॉबर्ट को रेस्क्यू कर लिया था। कोरियन वॉरशिप ने हाना और हॉबर्ट को रेस्क्यू कर ओमान में छोड़ा। खराब मौसम की वजह से बोट बह गई और हरिहरेश्वर कोस्ट में ये बोट मिली है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से ये पूरी जानकारी हम आपको दर्शकों को बताएं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने बताया रायगढ़ में मिली बोट का नाम लेडी हन है। बोट की मालकिन ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं। हाना लार्थोगन और पति जेम्स हॉबर्ट इस बोट से यात्रा कर रहे थे। हाना और हॉबर्ट बोट के जरिए मस्कट से यूरोप जा रहे थे और इसी साल 26 जून को समंदर में बोट का इंजन फेल हो गया था। 26 जून को कोरियन वॉरशिप ने बोट के मालिक हाना और हॉबर्ट को रेस्क्यू कर लिया। कोरियन वॉरशिप ने हाना और हॉबर्ट को रेस्क्यू कर ओमान में छोड़ा। खराब मौसम की वजह से बोट बह गई और ये हरिहरेश्वर कोस्ट में मिली है। जयप्रकाश हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये पूरी जानकारी इस तरीके की है, जो हरिहरेश्वर जो समुद्री किनारा है या श्रीवर्धन समुद्री किनारा है, दो अलग अलग बोट मिली है। पहले ये खबर आई कि दोनों बोट जो है वो सस्पिशियस बोट है, लेकिन बाद में इसके ओनर का नाम पता चला। खुद राज्य के जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी डिटेल में बताई कि 16 मीटर लंबी ये बोट है जो समुद्र तट से करीब 70 मीटर की दूरी पर अंदर समुद्र के अंदर जो है गोते खा रही थी, जिसे मछुआरों ने देखा, स्थानीय मछुआरों ने श्रीवर्धन के देखा। और उसी वक्त सेम टाइम पर जो हरिहरेश्वर है वहां पर एक रबर की डिंगी, जो रबर की बोट है वो देखी गई, जिसमें 4 से 5 लाइफ गार्ड्स जो है वो थे। यानी कि 4 से 5 लोग इस रबर की डिंगी का इस्तेमाल करके इस याच से बाहर निकले और बाहर निकलकर 20 किलोमीटर के आसपास सेल करते हुए वो दूसरे समुद्र किनारे पर पहुंचे। यह भी जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने दी कि इसमें 3 AK-47 राइफल मिली है और 247 कार्टेजेस मिले हैं। इसके बाद पूरे रायगढ़ को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। उन्होंने जो बोट की जानकारी दी, उन्होंने बताया इसकी जो मालकिन है वो ऑस्ट्रेलियन है और इसके जो पति हैं, यानी कि जो बोट की जो मालकिन है उसके जो पति हैं उनका नाम जेन हॉर्बर्ट है। और ये जेन हॉर्बर्ट की ये जो बोट है वो 26 जून 2022 को ओमान मस्कट के रास्ते जो है वो यूरोप जा रही थी, यानी कि मस्कट का रास्ता इस्तेमाल करके यूरोप जा रही थी। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है कि कहां से आ रही थी उसकी जानकारी नहीं दी गई है। एक मैं आपको और बात बताऊं, जो भरत गोगावले हैं जो एकनाथ शिंदे के करीबी विधायक हैं, रायगढ़ से आते हैं, उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से ये बोट आ रही थी। तो यहां पर यह भी अगर हम मान ले कि इंडोनेशिया से ये बोट यूरोप जा रही थी मस्कट का रास्ता तय करते हुए, तो ओमान में वो अपना रास्ता भटक गई और ओमान के समुद्री लहरों के बीच थपेड़े जब वो खा रही थी, तो इसके चालक दल ने यानी पायलट ने, जो जेन हॉर्बर्ट हैं, उन्होंने कोरियन नेवी से संपर्क किया। कोरियन नेवी ने इनको रेस्क्यू किया। उसके बाद ये बोट वापस भटकते हुए जो है इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर पर आ गई और इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर ये जो है रायगढ़ में मिली है। इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक MV पावित नाम की ऐसे ही एक जहाज जो है वो मिली थी 2011 में, जिससे मैंने खुद कवर किया था। जुहू बीच पर भटकते हुए ये जहाज आई थी और ये जहाज भी यूरोपियन की बताई गई थी। एक और जहाज भी भटकते हुए आई थी, उसका नाम जो है विजडम बताया गया था। उस वक्त नेवी ने इसे सबसे पहले लोकेट किया था, कोस्ट गार्ड ने इसे बाहर निकाला था और कोस्ट गार्ड और नेवी की मदद से ये जहाज को लोकेट करके बाहर निकाला गया था। लेकिन आज जो ये घटना हुई है जिसमें एक बहुत बड़ा याच पकड़ा गया है, इसको लेकर कोई भी एजेंसी को जानकारी नहीं थी। जैसे कि कैप्टन साहब बता रहे हैं कि रफ समुद्र है, तूफान आता है, समुद्र में करंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 4 लेयर होती है समुद्र में सिक्योरिटी की। पहली लेयर होती है जो मेरीटाइम पुलिस की होती है, यानी कि समुद्री सीमा सुरक्षा पुलिस की होती है। दूसरी लेयर होती है कोस्ट गार्ड की, तीसरी लेयर होती है नेवी की और चौथी लेयर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की होती है, जहां पर दोनों देश के जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो सुरक्षा करती हैं समुद्र की। समुद्र बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है, 400-500 किलोमीटर की पूरी समुद्री सुरक्षा होती है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।